So case 1 was that K equilibrium is very high. यहाँ पे वेरी हाई का मतलब क्या होता है? वेरी हाई का मतलब होता है क्या? K equilibrium by C की वैल्यू should be greater than or equal to 10 to the power 3. यहाँ पे C क्या है? C is nothing but it is the concentration of limiting reactant. Concentration of limiting reactant. ऐसा रिएक्टेंट जो कि लिमिटिंग रिएजेंट है उसका जो कंसंट्रेशन है उसी को मुझे C लेना है. एंड K इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपको गिवन होती है क्वेश्चन में. यदि K इक्विलिब्रियम बाई C की वैल्यू 10 to the power 3 से ज्यादा है तब हम लोग बोलेंगे K इक्विलिब्रियम इज वेरी हाई. एंड जब ऐसा होगा तो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे. हम लोग अप्रोक्सीमेशन क्या लगाते हैं इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे. तो राइट डाउन वन क्वेश्चन. आपको एक रिएक्शन गिवन है 2 मोल ऑफ A गैस प्लस B मोल ऑफ गैस, B गैस गिविंग यू C गैस. ये पर्टिकुलर रिएक्शन गिवन है. राइट डाउन द क्वेश्चन. द रिवर्सिबल रिएक्शन is carried out in 1 liter container. The reversible reaction is carried out in 1 liter container. The reversible reaction is carried out in 1 liter container. ठीक है, आगे लिखना. With 5 mole of A and 3 mole of B. With 5 mole of A and 3 mole of B. K equilibrium is equal to 10 to the power 9 मोलर की पावर -2. K equilibrium का वैल्यू कितना दे रखा है? 10 to the power 9 मोलर की पावर -2. यूनिट आप निकाल के देख सकते हैं. प्रोजेक्ट में कंसंट्रेशन की पावर 1 है, रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन की पावर 3 है, तो ये कंसंट्रेशन की पावर -2 आ जाएगा यूनिट. फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच. फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच. तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. यहाँ पे मुझे एक अप्रोक्सीमेशन लगाना है. क्या अप्रोक्सीमेशन लगाना है? आप यहाँ पे देखो ध्यान से. सबसे पहले हम लोग K इक्विलिब्रियम बाई C निकालते हैं. K इक्विलिब्रियम की वैल्यू है 10 to the power 9. यहाँ पे C लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है देखते हैं. यहाँ पे दे रखा है 5 मोल ऑफ A. A के 5 मोल है एंड B के 3 मोल है. एंड सिंस कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर ही है तो इनके कंसंट्रेशन भी यही हो जाएंगे. अब इन दोनों में निकाल लो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है. निकालो. तो लेटेस्ट से हम लोग B को पिकअप कर लेते हैं. तो B के 3 मोल है. हाँ, B के 3 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए A के 6 मोल रिक्वायर्ड है, लेकिन इसके 6 मोल तो है ही नहीं, 5 मोल ही है. तो इसका मतलब B पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब A पूरा रिएक्ट कर जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि A आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा. यदि A लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो यहाँ पे A का कंसंट्रेशन क्या है? 5 मोलर. तो K इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय 5 करो एंड ऑब्वियसली ये 10 to the power 3 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, मतलब ये हमारा इस केस के अंदर लाई कर रहा है. दैट इज K इक्विलिब्रियम इज वेरी हाई. और जब K इक्विलिब्रियम काफ़ी हाई है इस केस में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो मुझे एजम्पशन क्या लेना है यहाँ पे. व्हाट एजम्पशन वी हैव टू टेक इन सच केसेस दैट almost all the reactant get converted to product. Get converted to product. सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. राइट, ये एजम्पशन वैलिड भी है बिकॉज K इक्विलिब्रियम की वैल्यू काफी हाई है ना.
तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यदि के इक्विलिब्रियम का वैल्यू काफी हाई है, इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंपेयर में काफी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसको जीरो नहीं लिख सकते, तो हम इसको लिख लेंगे x, मतलब बहुत ही थोड़ा बचता है ए बी जो है ना, वो बहुत ही थोड़ा बचता है, मतलब इतना थोड़ा बचता है कि उसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा पूरा खत्म हो गया, लेकिन जीरो नहीं लिखेंगे ना। तो यहाँ पे ये 5 मोल था, तो एज्यूम कर लेते हैं पूरा खत्म हो गया। अब ये लिमिटेड रीजन था तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसको जीरो नहीं मानेंगे, इसको हम x मान लेंगे। अब यहाँ पे देखो, ए के 2 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए बी का 1 मोल चाहिए। तो जब ए का 5 मोल कंज्यूम हो जाएगा, तो बी का कितना मोल कंज्यूम होगा, 5/2 कंज्यूम होगा कि नहीं। ये बात समझ आती है। मैंने मान लिया कि ए पूरा पूरा कंज्यूम हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं उसको जीरो नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ए बचेगा, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, तो यदि तो वापस समझेंगे। हाँ, यदि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत हाई है तो हम लोग एजम्पशन क्या लेते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑलमोस्ट रिएक्टेंट सारा ही खत्म हो जाता है। हम लोग प्रैक्टिकली एज्यूम कर लेते हैं कि रिएक्टेंट ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन करते समय उसको हम लोग जीरो नहीं लिखते हैं। अगर जीरो लिख लेंगे तो हमारे के इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ठीक है, एंड थोड़ा सा बचता है, बिल्कुल थोड़ा सा, तो लेट्स से एज्यूम कर लिया एक्स बचा, ऑलमोस्ट पूरा ही खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जीरो नहीं लिखेंगे, उसको एक्स लिख देंगे ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इतना बचा है 0.0000001, ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही है, लेकिन फिर भी जीरो नहीं है ना। ठीक है, तो इसको बस हम जीरो नहीं लिखते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे ए के 2 मोल के साथ बी के 1 मोल रिएक्ट करता है, तो ए के 5 मोल के साथ बी का 5/2 मोल रिएक्ट करेगा कि नहीं। तो 3 था, 5/2 रिएक्ट कर गया। और जब ए के 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो सी का 1 मोल बनता है। यदि ए के 5 मोल रिएक्ट करेंगे तो सी का 5/2 मोल बन जाएगा, राइट। ये बात समझ आ गई कि नहीं। अब देखो, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होता है, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। एंड के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे रखी है 10⁹, 10⁹ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी मैंने निकाल लिया 5/2 आ गया, बिकॉज कंटेनर का वॉल्यूम तो 1 लीटर आपको गिवन ही है, तो जो मोल होंगे वही कंसंट्रेशन भी हो जाएगा। ए का कंसंट्रेशन x आ गया तो x का स्क्वायर बन जाएगा, एंड b का कंसंट्रेशन हाफ हो गया, तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/10⁹। तो x कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 into 10⁻⁹, it will be approximately 7 into 10⁻⁴। ये x आ गया, और बाकी का कंसंट्रेशन आपको पता ही है, इसका 5/2 है। अब आप देख सकते हैं 7 into 10⁻⁴, ये इनकी कंपेयर में कितना कम है ना, इज वेरी लेस। ये कितना हुआ, 0.0007 हुआ, तो इसीलिए मैं नेग्लेक्ट कर दिया। बात समझ आ गई। Oh, I am very sorry. This will be 10⁻⁵, not -4. This point is clear? ये अप्रोक्सीमेशन आपको समझ आया कि नहीं। हाँ आया। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है ना। हाँ, जब केवल रिएक्टेंट ही गिवन है तब तो हम फॉरवर्ड में ही कराएंगे ना, या यदि केवल प्रोजेक्ट ही गिवन है तो हम लोग बैकवर्ड में कराएंगे। यदि दोनों गिवन होते हैं तब हम लोग चेक करते हैं कि मुझे किस डायरेक्शन में कराना है। कैसे चेक करते हैं आपको मैं बता चुका हूँ, रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू निकालते हैं
यदि रिएक्शन कोशिएंट का वैल्यू के इक्विलिब्रियम से लेस होता है तो फॉरवर्ड में कराएंगे, रिएक्शन कोशिएंट का वैल्यू के इक्विलिब्रियम से मोर होता है तो बैकवर्ड में कराएंगे। तो के इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाता है, मतलब रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे ही है। ये बात समझ आती है कि नहीं? हाँ। तो जब सारे रिएक्टेंट और प्रोजेक्ट के अमाउंट गिवन हो, कंटेनर में सारे रिएक्टेंट और प्रोजेक्ट एक साथ डाल दिए जाए, तब आपको चेक करना पड़ता है कि रिएक्शन को मुझे किस डायरेक्शन में चलाना है। अब खाली रिएक्टेंट ही है तो क्या होगा, फॉरवर्ड में ही जाएगा ना, या केवल प्रोजेक्ट ही है तब भी आपका नेक्स्ट रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा। यस सर। हम्म तो लेकिन इसमें तो लाइक रिएक्शन भी दिया, प्रोडक्ट भी दिया है ना। प्रोजेक्ट नहीं दिया ना, प्रोजेक्ट मैंने कैलकुलेट किया, कहाँ सी थोड़ी ना गिवन था, सी आई हैव कैलकुलेटेड। रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा के सी मैंने कैलकुलेट किया ना। समझा। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। ये अप्रोक्सीमेशन लगाना, कभी भी के इक्विलिब्रियम वेरी हाई हो तो ये अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। नहीं तो आप लिखते 5 माइनस समथिंग, फिर कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, उसको सॉल्व करना कई बार हाथ से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। चलो अब नेक्स्ट केस देखेंगे हम लोग, केस 2। इफ के इक्विलिब्रियम इज वेरी लेस, इफ के इक्विलिब्रियम इज वेरी लेस, इफ के इक्विलिब्रियम का वैल्यू काफी कम है, तब क्या करेंगे देखो। एंड वेरी लेस का मतलब क्या होता है, वेरी लेस का मतलब होता है के इक्विलिब्रियम अपॉन सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 टू द पावर 3। ये होता है, सॉरी नॉट 10 टू द माइनस 3, this is meaning of very less, and here C is the concentration of limiting reactant, concentration of limiting reactant। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। राइट डाउन वन क्वेश्चन, कैलकुलेट equilibrium concentration of each, calculate equilibrium concentration of each if PCl5, if PCl5 is dissociated into PCl3 and Cl2, if PCl5 is dissociated into PCl3 and Cl2 when 0.1 mole of PCl5 is present, when 0.1 mole of PCl5 is present in 10 liter container, when 0.1 mole of PCl5 is present in 10 liter container, and Kc is equal to 10 to the power minus 6 molar, Kc is equal to 10 to the power minus 6 molar, Kc की वैल्यू 10 to the power minus 6 molar है, राइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। लेट्स जस्ट सी द सॉल्यूशन। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, PCl5 गैस डिसोसिएट टू गिव PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। नाउ बोला 0.1 मोल PCl5 था, 10 लीटर कंटेनर है, तो सबसे पहले हम लोग के इक्विलिब्रियम बाय सी की वैल्यू निकालते हैं। तो के इक्विलिब्रियम बाय सी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन सी कितना हो जाएगा 0.1, तो इसके मोल है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया 10 टू द पावर माइनस 4, जो कि 10 टू द पावर माइनस 3 से छोटा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा इस कैटेगरी में लाई करता है। यहाँ पे हम लोग क्या अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन क्या लगाते हैं,
सो आवर अप्रोक्सीमेशन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू काफी कम है, हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि रिएक्टेंट बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं किया, ऑलमोस्ट रिएक्टेंट does not convert into product at all, convert into प्रोडक्ट एट ऑल। रिएक्टेंट प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा ऐसे ही बना हुआ है। बात समझ आई? बिकॉज के इक्विलिब्रियम काफी के इक्विलिब्रियम इज वेरी लेस ना, तो के इक्विलिब्रियम इज वेरी लेस, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा ही नहीं रही है, तो 0.1 है, 0.1 का 0.1 ही रहेगा। लेट से मैं इसको ऐसे लिख भी देता हूँ, 0.1 माइनस एक्स, और ये x हो गया, ये x हो गया, ये x की वैल्यू काफी कम होगी, so this will be approximately equal to 0.1 only. Since k equilibrium की वैल्यू काफी कम है, so this x will be very less compared to 0.1. So 0.1 minus x will be approximately equal to 0.1 only. Correct? ये अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, ये पर्टिकुलर अप्रोक्सीमेशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 into concentration of Cl2 upon concentration of PCl5। यहाँ से PCl3 का कंसंट्रेशन कितना x है, Cl2 का भी x है, अपॉन PCl5 का 0.1 मैंने एज्यूम कर लिया, k इक्विलिब्रियम 10⁻⁶ दे रखा है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻, आई एम वेरी सॉरी, ये तो मोल्स है ना, इसको कंसंट्रेशन में चेंज करना पड़ेगा ना, x/10, ये भी x/10 और 0.1/10, ये एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली क्या आ गया, 10⁻⁶ इज इक्वल टू x स्क्वायर आ गया, राइट। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻³ आ गई। हम आप देख सकते हैं 10⁻³ 0.1 माइनस 0.001, तो 0.001 0.1 की कंपेयर में नेग्लिजिबल है कि नहीं? ठीक, अब x आ गया, अब सबके कंसंट्रेशन आप निकाल लीजिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कितना हो गया, देखो concentration of PCl3 is equal to concentration of Cl2 is equal to x/10 and x is आपका 10⁻³ ये बन गया 10⁻⁴ मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 तो आपका जितना है ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा, इक्वल टू 0.1/10 and that is nothing but 10⁻⁻² मोलर। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो। कर लिया सर। तो ये दो अप्रोक्सीमेशन लगाने होते हैं यदि के इक्विलिब्रियम वेरी हाई एंड वेरी लो हो, एंड के इक्विलिब्रियम यदि मॉडरेट है तो पूरा तमीज से, जैसे मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, वैसे हमको पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला केस है के इक्विलिब्रियम इज मॉडरेट। तो के इक्विलिब्रियम मॉडरेट के लिए हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, कुछ एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे उसके लिए हम लोग अभी, कैसे उसको करना होता है। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम मॉडरेट। अब यहाँ पे हम लोग दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, चलो इसको पहले पढ़ने के पहले एक चीज पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। So basically there are two types of equilibrium depending upon two kind of reaction.
one is known as homogeneous, ठीक है। ओके, तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में एक तो होता है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ऐसे रिएक्शंस जिसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फेज में होते हैं, या सारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक्वस फेज में होते हैं। होमोजेनियस मीन्स ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इन द सेम फेज। अब यदि सेम फेज में होंगे तो सेम फेज में दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो सारे के सारे गैसियस हों या सारे के सारे एक्वस हों। अगर सारे के सारे सॉलिड होंगे तो रिएक्शन होगी ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बता दें सब सॉलिड है तब रिएक्शन हो ही नहीं सकती, ठीक है। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है when all the reactants and products are in the same phase, all the reactants and products are in same phase. For example, let us say N2 gas plus 3H2 gas giving you 2NH3 gas. अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट गैसियस फेज में है, तो ये एक होमोजीनियस रिएक्शन का एग्जांपल है। सिमिलरली PCl5 गैस गिविंग यू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये भी एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। सिमिलरली N2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग यू 2NO गैस, ये भी एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। बात समझ आई कि नहीं? नेक्स्ट क्या देखते हैं? नेक्स्ट होता है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, यस बताइए। आप एक बार कर लाइक चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा है कि इक्वेशन जिसमें सभी स्टेट लिक्विड में था वो भी होमोजेनियस में होगा ना? हाँ वो भी होमोजेनियस होगा, सब लिक्विड है तब भी होमोजेनियस होगा, सारे सेम फेज होने चाहिए। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम मींस all the reactants and products are not in the same phase. All the reactants and products are not in same phase. सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में नहीं होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल लेट अस से CaCO3 सॉलिड, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब देख सकते हैं यहाँ पे CO2 गैस है, CaCO3 एंड CaO सॉलिड है, तो ये हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया। नेक्स्ट NH4HS सॉलिड, इसको जब हम हीट करते हैं प्रोड्यूस अमोनिया गैस प्लस H2S गैस, तो ये भी एक हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। कॉपी कर लो इसको जल्दी से। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं केस 3। केस 3 क्या था? के इक्विलिब्रियम की वैल्यू मॉडरेट है, के इक्विलिब्रियम इज मॉडरेट, तब हम लोग इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। कोई भी अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे नहीं लगा सकते। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? जब के इक्विलिब्रियम बाई सी की वैल्यू 10⁻³ से बड़ी या उससे बराबर हो, यानी कि लेस देन इक्वल टू 10⁻³। ये होता है मॉडरेट वाला केस। यहाँ पे C इज द कंसंट्रेशन ऑफ
लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। जैसे सारे फेज सेम हो या सारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सेम ही फेज में हो। एंड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में भी पहला केस हम लोग देखेंगे जिसमें डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 से बड़ा हो। डेल्टा एन जी क्या होता है पता ही है ना? हाँ, चेंज इन द मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे PCl5 गैस गिविंग यू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है और डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 है, राइट। तो कैसे सॉल्व करते हैं मुझे पता है, हमेशा मुझे 2 स्टेप तो लिखने ही होते हैं। 2 स्टेप कौन कौन से हैं? T = 0 पे LHS से इसके A मोल थे, ये 0 0 था। फिर T इक्विलिब्रियम पे एज्यूम कर लेते हैं कि इसके X मोल कंज्यूम हो गए, राइट, और इसके X मोल बन गए, इसके भी X मोल बन गए, राइट। तो इसके X कंज्यूम होंगे तो इसके XX बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ठीक है, तो ये 2 स्टेप हमेशा लिखने पड़ते हैं मुझे ना। और यदि हम Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे भी तो Kc = क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। तो PCl3 के मोल्स हैं X, लेटेस्ट से कंटेनर का वॉल्यूम है V। Cl2 के मोल्स हैं X, कंटेनर का वॉल्यूम है V अपॉन PCl5 के मोल्स हैं A-X, कंटेनर का वॉल्यूम हो गया लेटेस्ट से V। एक V से एक V कैंसिल हो गया, Kc क्या आ गया? Kc = x² अपॉन A-X इंटू 1 अपॉन V। ये आ गया हमारा Kc का एक्सप्रेशन। इनको याद नहीं रखना है, ये मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ऐसे करना है। ये तो निकाल सकते बात समझ आई कि नहीं? हैं। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट अज्यूम रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। नाउ इफ एट इक्विलिब्रियम वॉल्यूम इज इंक्रीज, सपोज रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे थी, सडनली आपने क्या किया? कंटेनर के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। अब ये बात समझ नहीं आती कंटेनर के वॉल्यूम को कैसे इंक्रीज करेंगे ना। तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? लेटेस्ट से पिस्टन लगा हुआ है, ग्लास को लेटेस्ट से पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन को खींच लो ऊपर, राइट। पिस्टन को ऊपर खींच लो, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यदि वॉल्यूम बढ़ा देंगे, सपोज रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे थी आपकी, पीसफुल इक्विलिब्रियम पे थी, एंड आपने क्या किया? एकदम से वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, यदि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अब ये के इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं? देखो Kc को कांस्टेंट रखना है, लेकिन यदि हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं? बताइए, कम हो जाएगी। अब इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा ना, बिकॉज यदि कम हो गया, अब मुझे इसके Kc के बराबर लाना है, बिकॉज Kc तो चेंज नहीं हो सकता, Kc तो उतने रहे ना। यदि राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू कम हो गई तो मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ा कैसे सकते हैं? न्यूमरेटर को बढ़ाओ और डिनोमिनेटर को घटा दो। ये बात समझ आई? तो यदि मैं x की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं तो देखो x की वैल्यू इंक्रीज करने से न्यूमरेटर बढ़ जाएगा एंड साइमल्टेनियसली डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, राइट। हाँ, अब x की वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? PCl5 ज्यादा डिकम्पोज हो रहा है एंड PCl3 Cl2 ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ, तो यदि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फिर x भी बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन शिफ्ट इन
फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन थोड़ा सा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा और बढ़ जाता है, ज़्यादा परसेंटेज डिसोसिएशन हो जाता है PCl5 का, एंड PCl3 और CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। ये बात समझ आई कि नहीं? ठीक है। अब मान लिया हम जब Kp निकाल रहे हैं तो कैसे की बात होगी, तो Kp कैसे निकालेंगे? Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। Kc तो हम निकाल ही चुके हैं, Kc क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू 1/v इंटू RT की पावर डेल्टा Ng का वैल्यू रखें 1 है। अब देखो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स, ये RT अपॉन v है। अब RT अपॉन v को हम लोग P टोटल बाई N टोटल भी लिख सकते हैं ना, PV इज इक्वल टू NRT होता है कि नहीं, तो इसको हम P टोटल अपॉन N टोटल इज इक्वल टू RT बाई V लिख सकते हैं कि नहीं। RT बाई V की जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स P टोटल अपॉन N टोटल भी लिख सकते हैं, राइट, P टोटल अपॉन N टोटल, राइट। ये बात समझ आई कि नहीं, आ गया ना। अब N टोटल कितना है, देखो टोटल मोल इक्विलिब्रियम पे कितने हैं, N टोटल की वैल्यू कितनी है, देखो N टोटल इज नथिंग बट a माइनस एक्स प्लस एक्स, ये a प्लस एक्स आ गया कि नहीं, तो Kp क्या बन जाएगा, Kp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स इंटू P टोटल का स्क्वायर, ये कितना बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू P टोटल का स्क्वायर, ये आ गया Kp। बात समझ आती है कि नहीं आपको? जल्दी से कॉपी करो इतना पोर्शन। ये चीज तो लाइक याद रखने के लिए तो नहीं है, नंबर जो निकाल सकते नहीं नहीं, ये कुछ याद नहीं रखना है, ये कैसे डिराइव करना है या कुछ मैं बता रहा हूँ। ठीक है। दिस इज जस्ट आई एम शोइंग द प्रोसीजर, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है। आपको ये सब याद नहीं रखना है, कुछ एक्सप्रेशन को याद नहीं रखना है, मैं मेथोडोलॉजी आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ वेरिएबल के टर्म्स में। नमशी, हम देखो हम लोग Kp को ऐसे भी निकाल सकते थे, जो Kp का फार्मूला होता है, Kp का फार्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl3 PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, राइट। Kp का डेफिनेशन यही तो होता है। हाँ सर। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू टोटल प्रेशर, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कैसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इंटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 को कैसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इंटू P टोटल, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 कितना हो जाएगा, PCl3 के मोल है x, टोटल मोल है a प्लस एक्स इंटू P टोटल। Cl2 का मोल फ्रैक्शन x अपॉन a प्लस एक्स इंटू P टोटल, and this will be a minus x
अपॉन ए प्लस एक्स इंटू पी टोटल। पी टोटल से पी टोटल कैंसिल हो गया, एक ए प्लस एक्स से एक ए प्लस एक्स कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली ये क्या आ गया, के पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी टोटल का स्क्वायर। बात समझ आई? पी टोटल नॉट पी टोटल का स्क्वायर। क्लियर? हाँ सर। देखो वही एक्सप्रेशन पुराना वाला आ गया। ठीक है, अब देखो लेट्स से रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पे है और मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। इफ एट इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ा दिया मैंने, पी टोटल बढ़ा दिया है ना। आपके कंट्रोल में टोटल प्रेशर ही है, आप टोटल प्रेशर चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली पार्शियल प्रेशर चेंज होगा। तो अब देखो पी टोटल कैसे बढ़ा सकते हैं, लेट्स से पिस्टन है, इसको आप दबा दो नीचे, तो दबा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं? अरे पी टोटल बढ़ा दिए तो देखो पी टोटल बढ़ गया मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं? बढ़ेगी कि नहीं? लेकिन केपी की वैल्यू को तो हम चेंज कर नहीं सकते, केपी तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू बढ़ी तो उसको घटाना पड़ेगा, और घटाने का मतलब क्या है, एक्स को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो पी टोटल बढ़ेगा मतलब एक्स डिक्रीज कर जाएगा, और एक्स के डिक्रीज करने का मतलब क्या है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो देखो प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गई। बात समझ आ गई? हाँ सर। ओके, नाउ प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या, वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं। हाँ हम वॉल्यूम को डिक्रीज करने के वॉल्यूम को डिक्रीज करने से रिएक्शन कैसा जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। इसके पहले हमने क्या किया था, वॉल्यूम को बढ़ाया था, तो वॉल्यूम को बढ़ाने हाँ से फॉरवर्ड गई थी कि नहीं गई थी? हाँ गई थी। चलो यहाँ पे आप ध्यान से एक चीज और देख सकते हैं, केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है। प्रेशर को बढ़ाने से रिएक्शन लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ शिफ्ट होती है। बैकवर्ड डायरेक्शन में लेस नंबर ऑफ मोल है कि नहीं? हाँ तो प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ शिफ्ट होती है, या हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाने से रिएक्शन मोर नंबर ऑफ मोल की तरफ शिफ्ट होती है। इसे याद भी रख सकते हैं इसको। चलो अब अगला क्या देखते हैं, डेल्टा एन जी लेस देन 0, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से कम है, तो इसमें भी हम लोग सिमिलर डेरिवेशन करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग यू 2NH3 गैस। एक सेकंड, वन सेकंड।
Okay, very nice. Okay. Now delta ng is less than 0. एक्चुअली मेरा ओके, सो यहाँ पे देखो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, -2 है, दैट इज लेस देन 0। तो यहाँ पे भी 2 स्टेप हमेशा आपको लिखने होते हैं किसी भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में। t इज इक्वल टू 0 पे लेटर से इसके a मोल है एंड इसके मैं b मोल अज्यूम कर लेता हूँ ना। तो ये हो गया लेटर से 0। t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे मान लिया इसके x मोल कंज्यूम हो गए एंड इसके लेटर से 3x मोल कंज्यूम हो गए। यदि इसके x कंज्यूम होंगे तो इसके 3x कंज्यूम होंगे कि नहीं? तो ये 1:3 के रेशियो में कंबाइन होते हैं। जब N2 का 1 मोल रिएक्ट करता है तो H2 के 3 मोल रिएक्ट करते हैं कि नहीं? ओके तो यदि इसका x मोल कंज्यूम किए तो H2 के 3x मोल कंज्यूम होंगे कि नहीं? तो ये ध्यान रखना, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो अब उसी कोएफिशिएंट को यहाँ पे ले लिया करिए, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट था 1 तो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, इसका कोएफिशिएंट 3 था तो यहाँ पे 3 ले लिया, इसका कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2x मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि यदि इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो NH3 के 2 मोल बनते हैं। यदि इसका x मोल कंज्यूम हुआ तो NH3 के 2x मोल बनेंगे। इसको ऐसे भी दे सकते हैं, जब इसके 3 मोल कंज्यूम हुए थे तो इसके 2 मोल बने थे, तो जब 3x कंज्यूम होंगे तो 2x बनेंगे। तो जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो वही कोएफिशिएंट यहाँ पे ले लिया करो, तो हमारा कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगा ना। अब लिखो केसी का एक्सप्रेशन, ये 2 स्टेप लिखने पर केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया दैट इज 2x अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम इंटू b माइनस 3x अपॉन वॉल्यूम क्यूब। ये कितना आ गया देखो, 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू b माइनस 3x का क्यूब इंटू v स्क्वायर, ये आ गया kc। नाउ लेट अस से एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, वॉल्यूम आपने इंक्रीज कर दिया, यदि वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो राइट हैंड साइड की वैल्यू बढ़ जाएगी, अब उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज कैसे करेंगे, एक्स को डिक्रीज कर दो, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो एक्स को डिक्रीज होना पड़ेगा, और इसको डिक्रीज होने का मतलब क्या है, रिएक्शन बैकवर्ड, एक्स डिक्रीज कर रहा है ना, हाँ रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kc R2 की पावर डेल्टा एन। अब Kc कितना है, 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स एंड b माइनस 3x का होल क्यूब। और v की वैल्यू क्या है, सॉरी RT की पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी की वैल्यू है -2, ये कितना बन गया, 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स b माइनस 3x का होल क्यूब इंटू v बाई आर टी का होल स्क्वायर, एंड v बाई आर टी का मतलब होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू b माइनस 3x, v बाई आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n टोटल बाई p टोटल, राइट, n टोटल बाई p टोटल का होल स्क्वायर, ये कितना बन गया, 4x स्क्वायर इंटू n टोटल की वैल्यू कितनी है, n टोटल हो जाएगा यहाँ पे देखो a प्लस बी माइनस 2x हो जाएगा,
a प्लस बी माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस 3x इंटू 1 अपॉन पी टोटल का स्क्वायर। ये बात समझ आई? जैसे एट इक्विलिब्रियम आपने प्रेशर बढ़ा दिया, पी टोटल बढ़ा दिया पिस्टन को दबा के। अब पी टोटल बढ़ाएंगे तो आपका राइट हैंड साइड क्या हो गया, डिक्रीज कर गया ना, डिक्रीज कर गया कि नहीं? हाँ सर। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी एक्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्स बढ़ाएंगे तो न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, कम हो जाएगा ना। लेकिन एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स को बढ़ाने से आपका ये वाला टर्म का, तो ये वाले टर्म का वैल्यू भी तो भी कम हो रहा है। हाँ लेकिन अब ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर में 4 की पावर है और न्यूमरेटर में ये 2 की पावर है। तो एक्स बढ़ाऊंगा तो डिनोमिनेटर 4 की पावर से कम हो रहा है, बट न्यूमरेटर 2 की पावर से कम हो रहा है, करेक्ट। तो अल्टीमेटली क्या होगा, नेट न्यूमरेटर ही आपका डिक्रीज करेगा, राइट। जैसे इस टर्म को हम छोड़ देते हैं, ये तो मुझे पता है एक्स बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा। अब ये वाला न्यूमरेटर भी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है और डिनोमिनेटर भी डिक्रीज कर रहा है एक्स को बढ़ाने से, लेकिन न्यूमरेटर 2 की पावर से डिक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर 4 की पावर से डिक्रीज कर रहा है। 3 पावर ये हो गया, 1 पावर ये हो गया। तो सिंस डिनोमिनेटर 4 की पावर से डिक्रीज करेगा तो डिनोमिनेटर ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा, न्यूमरेटर कम डिक्रीज करेगा। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा और न्यूमरेटर इंक्रीज करेगा। इसका मतलब एक्स बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ने का तो क्या है, रिएक्शन गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बात समझ आ गई? हाँ सर। ठीक है, तो कॉपी कर लो। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखो, मैंने वॉल्यूम बढ़ाया था तो रिएक्शन किधर गई थी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। एंड बैकवर्ड रिएक्शन में आप देख सकते हो नंबर ऑफ मोल ज्यादा है कि नहीं। बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 मोल है और प्रोजेक्ट में आपके 2 ही मोल हैं, रिएक्टेंट में 4 मोल है। वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन हमेशा मोल नंबर ऑफ मोल की तरफ शिफ्ट होती है। तो इसके पहले वाले केस में मोल नंबर ऑफ मोल प्रोजेक्ट के साइड में थे, तो इसलिए वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन प्रोजेक्ट के साइड में गई। यहाँ पे मोल नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट की साइड में है, तो वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई। तो हमेशा वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट होगी। एंड वॉल्यूम बढ़ाने का जो इफेक्ट होगा, प्रेशर को डिक्रीज करने का वही इफेक्ट होगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम के इफेक्ट को अलग अलग मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। जो वॉल्यूम के बढ़ाने का इफेक्ट वही प्रेशर को डिक्रीज करने का इफेक्ट, राइट। आज समझ आ गई कि नहीं? क्लियर और नोट? हाँ सर। ठीक है, चलो अब लास्ट केस देख लेते हैं, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0। थर्ड केस इज डेल्टा एन जी is equal to 0. For example, I have N2 gas plus O2 gas giving you 2 NO gas. Let's just say T is equal to 0 पे ये 2 स्टेप तो सब में लिखना ही है आपको, ये A है ये B है एंड ये 0 है। एंड T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे ये यहाँ पे देखो दोनों कोएफिशिएंट 1 1 है, 1 1 ही ले लेते हो, A माइनस एक्स B माइनस एक्स और ये 2x हो जाएगा। KC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x बाई v का होल स्क्वायर
अपॉन a माइनस एक्स बाई वी इंटू बी माइनस एक्स बाई वी। तो अल्टीमेटली देखो वी भी तो कैंसिल हो गया सब, ये आ गया 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम। यहाँ पे ये वॉल्यूम का इंडिपेंडेंट हो गया कि नहीं? हाँ सर। इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। अब Kp इज इक्वल टू क्या होता है? Kc/R2 की पावर डेल्टा Ng होता है। सिंस यहाँ पे डेल्टा Ng 0 के बराबर है तो Kp इज इक्वल टू Kc हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा Ng जब 0 होगा तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। बात समझ आएगी नहीं? हाँ सर। ठीक है। तो इसमें मतलब एक्स या एक्स का बढ़ाने घटाने से कुछ होने वाला नहीं। नहीं, एक्स को हम एक्स को, अब एक्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक्स इज नॉट इन अवर कंट्रोल। हमारे कंट्रोल में वॉल्यूम और प्रेशर है। वॉल्यूम प्रेशर को हम चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए आपका डिसोसिएशन बढ़ेगा या डिसोसिएशन घटेगा, अकॉर्डिंगली एक्स कम बढ़ेगा या घटेगा। हमारे हाथ में जो की है वो है वॉल्यूम और प्रेशर। एक्स तो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, राइट? हाँ हाँ। वी डोंट हैव एक्स इन आवर कंट्रोल। हाँ मतलब इस केस में मतलब नाइदर फॉरवर्ड में जाएगा नहीं तो बैकवर्ड में जाएगा। हाँ, यहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप वॉल्यूम हाँ प्रेशर को जैसे घटाते बढ़ाते रहो, वही वही कुछ होगा ही नहीं देश। yes sir। हम देख लेते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन। हेट्रोजीनियस, तो ये सब मोजरेट वाले केसेस हैं। यहाँ पे मोजरेट मतलब आप प्रॉपर्ली आपको एक्स लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते ना। अप्रोक्सीमेशन वाले केसेस हम लोग पहले देखे थे, हेट्रोजीनियस रिएक्शन एनालॉजी। हम लोग मोजरेट वाले कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके हैं लास्ट क्लास में ना। NH2 COO NH4 सॉलिड, इसका नाम होता है सोडियम कार्बाजाइड, सॉरी अमोनियम कार्बाइड। इसको जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, वी गेट 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस प्लस CO2 गैस। अब ये भी देखो हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम है, रिएक्टेंट सॉलिड है, प्रोडक्ट गैस है। तो अज्यूम कर लेते हैं T इज इक्वल टू 0 पे ये A मोल था, ये 0 0 थे। जैसे T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे इसका X कंज्यूम हो गया तो ये 2x बन जाएगा और ये x बन जाएगा, राइट? यहाँ से Kc इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x अपॉन वी का होल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वी। सिंस ये सॉलिड है इसको तो हम लिखते ही नहीं है, राइट? हाँ ये क्या बन गया, 4x क्यूब अपॉन वी क्यूब। ओके। yes sir। हम Kp इज इक्वल टू क्या होगा, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये तो सॉलिड है। एंड पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू नथिंग बट मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन कितना होगा अमोनिया का, 2x अपॉन A प्लस 2x इंटू पी टोटल का स्क्वायर। सॉरी 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 सॉरी, इसके मोल को मुझे थोड़ी लेना है, तो सॉलिड है ना, तो बस इनको आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पे बस 3x होगा। जब टोटल मोल निकालेंगे तो ये तो सॉलिड स्टेट में है ना, इसको थोड़ी लेंगे हम ना, हमको तो बस गैसेस वाला लेना है ना। yes sir। इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 नथिंग x अपॉन 3x पी टोटल। तो x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4/9 पी टोटल स्क्वायर
ये आ गया 1/3 पी टोटल, तो ये आ गया 4/27 पी टोटल का क्यूब। बात समझ आती है? अब इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं पी टोटल को घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो केपी घट बढ़ जाएगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो यहाँ पे एक्स का तो टर्म है ही नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, लेकिन केपी तो कांस्टेंट रहता है, केपी को तो हम चेंज कर नहीं सकते। केपी केवल और केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। बताइए तो फिर कैसे होगा? देखने से तो ये लग रहा है पी टोटल को हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे तो केपी घट बढ़ जाना चाहिए, लेकिन केपी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ तो पी की जगह वो लिख देंगे ना, NRT/G। अरे उसको लिखने से क्या होता है भाई? वो तो ऊपर बस आ जाएगा। हम्म, वो तो दूसरे टर्म में आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो ये भी ऐसे ही रहेगा, लाइक तो यहाँ पे तो भाई देखने से लग रहा है कि आपका केपी चेंज हो जाएगा पी टोटल घटाने बढ़ाने से, तो यहाँ पे हाँ। एक्स का तो टर्म है ही नहीं, वो तो बाकी दूसरा टर्म तो कांस्टेंट है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते हम ना। यस सर। तो थोड़ा थोड़ा समझो इसको, यहाँ पे कंसेप्ट समझना है। तो अभी सपोज आप प्रेशर बढ़ा दिए, लेटर से कंटेनर है और आपने लेटर से पिस्टन को प्रेस करके प्रेशर इंक्रीज कर दिया अंदर। तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे अब क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करते ही मुझे ऐसा लग रहा है केपी बढ़ जाना चाहिए ना, एक्चुअली प्रेशर इंक्रीज करते क्या होगा, रिएक्शन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी तो टोटल प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। आपने बढ़ा तो दिया प्रेशर, लेकिन अंदर में नंबर ऑफ मोल्स कम हो के ये प्रेशर को पुराने प्रेशर के बराबर ही ले आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? देखो अंदर में पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, आपने क्या किया, वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम को डिक्रीज किया मतलब अपने प्रेशर बढ़ा दिया, राइट? वॉल्यूम डिक्रीज किया तो प्रेशर बढ़ा दिया। अब क्या होगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो आपके टोटल नंबर ऑफ मोल भी डिक्रीज हो जाएंगे। यदि टोटल नंबर ऑफ मोल भी डिक्रीज हो जाएंगे, इसका मतलब प्रेशर आपका फिर से प्रीवियस प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, राइट? यस सर। ये होगा यहाँ पे कहानी। ये जो पी टोटल है, ये पी टोटल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसको आप चेंज कर ही नहीं पाएंगे। आप यदि इसको लेकर से वॉल्यूम को कम करके डिक्रीज कर दिए तो क्या होगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, और नंबर ऑफ मोल को भी डिक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ मोल भी आपके डिक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल भी डिक्रीज हो जाएंगे तो प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? हाँ सर। ये बात समझ आती है आपको कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे।